अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी मिड टर्म की। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें 7th चैप्टर का लास्ट पोर्शन कुछ रह गया हमारा जो हमें कंप्लीट करना है। सो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है और उसके बाद आगे चलते हैं। बेसिकली हमने अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये पूरा चैप्टर जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो हमारा क्लाइंट है उस जो उसका बिजनेस है उसका एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा पूरा का पूरा, तो वो कितना वीकर है या स्ट्रॉन्गर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑडिट फर्म के लिए कि वो इस चीज़ को पहले समझे, अंडरस्टैंड करे कि जो मेरे क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपकी ऑडिट वर्क के ऊपर। सो जितना ये स्ट्रॉन्ग होता है, मैं बार बार एक चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि जितना हमारे क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही ऑडिट वर्क एफिशिएंट हो सकता है, उसमें हेल्प हो सकती है, वो आसान हो सकता है एंड ऑल दैट। और जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकर होता है जितना उसको जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, एरर्स ज़्यादा होते हैं, मैनेजमेंट आपकी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती अच्छे से और नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। तो इट मीन्स दैट कि आपको ऑडिट वर्क में बहुत सारी सिचुएशन फेस करना पड़ेंगी जो कि आपके ऑडिट वर्क में एक ठीक ठाक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो ये हमने पढ़ा। बेसिकली मैं अब हर एक स्लाइड में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से ही बता दूंगा कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या नहीं पढ़ा। डिसाइडिंग द इंटरनल कंट्रोल और नॉट, हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट करना है या नहीं करना है। ये बहुत डिटेल से हमें देखना होता है, ये हम देख चुके हैं। फिगरिंग आउट वेदर द कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग और वीकर, ये हम देख चुके हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर कोई भी किसी भी क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी भी सिचुएशंस के अंदर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकर होता है। अब हमें लास्ट दो जो है पॉइंट्स को देखने हैं। डिजाइन ऑडिट अराउंड स्ट्रॉन्ग और वीकर कंट्रोल। सो हमें डिजाइन करना है। अगर तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम है तो उसके लिए कोई एक सिस्टम बनाना है, और अगर वीकर है तो उसके लिए सिस्टम बनाना है। टाइमिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, सो ये हम देखेंगे बेसिकली अभी इस लेक्चर के अंदर। सो चलते हैं जो वहाँ से हमने स्लाइड्स स्किप की थी वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। सो अभी हम जो है हमने कहाँ तक बेसिकली देख लिया था, यूजिंग अ सैम्पलिंग अ टेस्ट इंटरनल कंट्रोल, ये हम देख चुके हैं। टॉकिंग विद द क्लाइंट, लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ हम देख चुके हैं। अभी हमें स्टार्ट करना है टेस्टिंग द क्लाइंट रिलायबिलिटी। ये भी बेसिकली हम जो है देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिंग अ क्लाइंट रिलायबिलिटी, असेसिंग द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। हमें क्लाइंट की मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट की रिलायबिलिटी चेक करनी है। ये हम बेसिकली स्लाइड देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिपीट करूँगा कि हमारा एक सीक्वेंस बन जाए। डिसाइडिंग विच कंट्रोल टू टेस्ट, यू मे वंडरिंग हाउ टू सिलेक्ट द कंट्रोल टू टेस्ट। हमें डिसाइड करना है कौन विच कंट्रोल टू टेस्ट, हमें किस तरह से उसको लेके चलना है। यू मे बी वंडरिंग हाउ टू सिलेक्ट द कंट्रोल टू टेस्ट। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके लिए एक क्यूरी बन जाती है कि आपको किस तरह का जो है वो सिस्टम यूज करना पड़ेगा। एंड अकाउंट इज सिग्निफिकेंट और क्वांटिटेटिव बेसिस, वो क्वांटिटेटिव बेसिस भी हो सकता है, क्वालिटी बेसिस भी हो सकता है। इफ इट कुड लाइकली ऑब्टेन लिस्ट स्टेटमेंट दैट वुड मेटरली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपका कंट्रोल सिस्टम आपको बताता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बताता है, जो कि अगर वीकर होता है तो ये आपको वो क्लियरली बताता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी स्ट्रांग नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, इनफेक्टिव है। जैसे हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकर है, इस तरह से हमारी स्टेटमेंट्स भी वीकर ही होंगी। अदर फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव बेसिस इफ दे इफेक्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वालिटेटिव बेसिस। कुछ के ऊपर आप क्वालिटेटिव बेसिस करते हो और कुछ के आप क्वालिटेटिव बेसिस के ऊपर उसको एनालाइज करते हो। जो क्वालिटेटिव बेसिस होता है वो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिएटिंग द एप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपल। अब हमें अगर ऑडिट का सैंपल लेना है, ऑडिट का सैंपल क्रिएट करना है, उसको हमें गैदर करना है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। लुक एट योर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स।
जब भी काम शुरू होता है, जब भी हमने ऑडिट का वर्क काम स्टार्ट करना है, वर्किंग के ऊपर आना है, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, और उसके लिए हमारे कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि हम इस ऑडिट वर्क के अंदर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक ऑडिट के वर्क के अंदर इस क्लाइंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जा रहे हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव को देखें, उसके बाद डिस्क्राइब द कंट्रोल एक्टिविटी। अब आपकी अथॉरिटी क्या क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकर है, स्ट्रॉन्ग है, उसको एनालाइज करें। आपका कंट्रोल एक्टिविटीज किस तरह की है, आपको किस किस चीज़ के ऊपर खानी है, सेस एंड ऑल दैट, इस चीज़ को इवैल्यूएट करें। डिफाइन द पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन डिफाइन करनी है आपने कि वो उसका साइज क्या है, पॉपुलेशन के अंदर बताया जा रहा है बेसिकली कि आप जो आपकी कंपनी है, जो जिसके लिए आप ऑडिट का काम कर रहे हो, जो क्लाइंट है उसकी कंपनी का साइज क्या है, बेसिकली वो कितनी बड़ी है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिसाइड होगा अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग यूनिट। जब आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसका साइज क्या है, तो उसके बाद ही आप अंदाजा लगा पाओगे कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, कि हमें कितने बंदों का सैंपल लेके हमें उस पर काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कंसीडर द कंप्लीटलीनेस ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमें जाहिर सी बात है, हमें एक सैंपल यूनिट क्रिएट करने के बाद हमें बाकी को एज ए कंप्लीट उस पर अप्लाई करना होता है, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जब हम उसको पॉपुलेशन को एक दफ़ा डिफाइन कर लेंगे, पॉपुलेशन को एनालाइज कर लेंगे, बेसिकली पॉपुलेशन है कितनी बड़ी है, कंपनी का साइज क्या है एंड ऑल दैट, सो उसके आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। डिफाइन द डेविएशन कंडीशंस। डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं हर कंपनी के अंदर, और कौन सी कंडीशन इस तरह की जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं आपकी इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर कंपनी को, तो हम उसको भी देखेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपल, जब आप एक सैंपल क्रिएट करने जा रहे होते हो, जब हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो पूरा का पूरा सैंपलिंग के ऊपर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज होंगे, जिसके अंदर किस किस्म की मेथोडोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए सैंपलिंग डाटा इकट्ठा करने के लिए, और कौन सी किस चीज़ के लिए इफेक्टिव होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे वो सिंपल बता रहे हैं एप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं उसको डिफाइन करें, उसको देखें कि हमें अचीव क्या करना है, क्या हमें इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है कि हम इसको इतना ज़्यादा इवेल्युएट करें। अगर हमारे कोर ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए ये लाजमी है कि हम उसको ध्यान से देखें, उसको डिटेल में देखें, तो इसके लिए लाजमी है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक दफ़ा स्टडी कर लें कि बेसिकली हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स है क्या। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज, हमारे काम की जो कैपेसिटी है उसको देख लें। उसके बाद डिफाइन द पॉपुलेशन, कंपनी का साइज, कंपनी के वर्किंग स्टाइल, जो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी पॉपुलेशन है, इसके नतीजे एवरीथिंग, इसको डिफाइन कर लें। उसके बाद हमें अंदाजा होगा कि हमें कितना सैंपल यूनिट लेना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद किस तरह से पॉपुलेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर। डेविएशन कंडीशन, कंपनी की डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, ताकि हम एक सैंपल, एक अप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपल क्रिएट कर पाएं। होप ये आपको स्लाइड समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बता रहे हैं क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट ऑडिट सैंपल। उसी को ही वो आगे प्रोसीड कर रहा है। थिंकिंग अबाउट योर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेविएशंस। डेविएट करने का मतलब है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने ये लास्ट में देखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको डेविएट कर सकती हैं, वो आपने लिस्ट बना लेनी है। और उसके बाद डिटर्मिन द प्लान एसेस लेवल ऑफ रिस्क, कंट्रोल रिस्क आपने डिटर्मिन करना है, प्लान बनाना है, एक तरह से प्लान करना है कि कैसे रिस्क के फैक्टर को हम देख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। डिटर्मिन द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, ये सब कुछ डिटेल के अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा। अप्रोप्रिएट सैंपल साइज देखना है आपने, इसके लिए डिटर्मिन द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, और हमें डिटर्मिन करना है कि हम किस तरह से जो है अभी डिटर्मिन द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। और हमें बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ चीज़ें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से मिलेंगी। ओके, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें इतनी डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जो चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ वो बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डेविएशंस देखनी है, उनको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेविएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं,
वो आपको हाईलाइट करनी है। उसके बाद आपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाना है। रिस्क बेसिकली क्या होता है, हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है कि रिस्क जो है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को हम जानते नहीं है। मैनेजमेंट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिस मैनेजमेंट को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट को हम नहीं जानते, क्योंकि वो मैनेजमेंट किस तरह का बिहेवियर है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उस सारे को हम नहीं जानते। तो वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए कुछ भी करेंगे और अपनी मिस्टेक्स के लिए भी वो इनएप्रोप्रिएट वे यूज कर सकते हैं। तो इस मैनेजमेंट के साथ काम करते हुए हमें कुछ चीज़ें तो अंदाजा हो जाएगा कि जो मैनेजमेंट है ये इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो हमें उस रिस्क को किस तरह से काम करना है, उस मैनेजमेंट का किस तरह से काम करके उसको एनालाइज करना है। डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, और हमें एक एप्रोप्रिएशन सैंपल साइज रिक्वायर होगा तो हमें गैदर करना है और एक तरीके से करना है। डिटरमाइन द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, हमें मेथड यूज करने हैं। ये सारे मेथड्स जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट सैंपलिंग मेथड होता है, इसके अलावा जो है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एक होता है, उसके बाद क्लासिकल सैंपल मेथड होता है। ये 3-4 मेथड्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे कि ये मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं। एक नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड भी होता है, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे कि वो क्या होता है, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये आपको समझना है कि सैंपल क्रिएट करने के लिए एक तरीका है। पहले आप नंबर ऑफ डेविएशंस जो आपको अनएक्सपेक्टेड डेविएशंस है उसकी लिस्ट बना लें। उसके बाद रिस्क डिटरमाइन कर लें कि किस तरह का रिस्क, मिस्टेक्स का रिस्क, एरर्स का रिस्क, किस तरह का रिस्क जो है इस मैनेजमेंट के साथ हम फेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना एक सैंपल साइज किस तरह से हम लेंगे, अपने जो लास्ट में हमने देखा है कि पहले हम उसकी अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फिर अपने कंपनी का साइज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा बेस्ट तरीका या वे है जिसके जरिए से हम सैंपल साइज को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट, नोइंग व्हाट इंटरनल कंट्रोल आर साउंड आर वीक, हमें कैसे पता चलेगा कि वो वीकर है या स्ट्रॉन्गर है। इन कॉन्सिक्वेशनल वीकनेसेस, इन कॉन्सिक्वेंशनल वीकनेसेस जो होती हैं वो इस तरह की वीकनेसेस होती हैं जो आपको हाईलाइट हो जाती हैं, आपको नजर आ रही हैं। मतलब कंपनीज के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, जैसे कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उसकी ऑडिटर, उसकी जो अकाउंटेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है। सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, मटेरियल वीकनेस। तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको बताएंगी कि वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी एरिया के अंदर ये वीकनेस है और कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल का डेफिशिएंसी है, और कहाँ कहाँ पे ये मटेरियल का मतलब होता है कि जो फिजिकली चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ पे ये कितना लैग कर रहे हैं। कि एक मशीन है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा था लेकिन ये वो मशीन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इस चीज़ से रिलेटेड। डॉक्यूमेंटिंग कंक्लूजन, अब आप इन चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं, उसको देखते हैं कि वीकनेसेस कहाँ पे, डेफिशिएंसी कहाँ पे है और मटेरियल अपनी वीकनेस कहाँ पे शो कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि इनकी वीकनेस कितनी स्ट्रांग है और कितनी साउंड है। उसके बाद आप अपनी कंक्लूजन निकालते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, और ये चीज़ें देखने के बाद डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ की तैयार होती है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ की तैयार होती है कि ये इनका इंटरनल कंट्रोल किस तरह का है, अगर वीक है तो किस हद का वीक है। मतलब ये तो नहीं है कि वीक है, थोड़ा सा वीक है, इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, इसके लिए ठीक ठाक काम करने की जरूरत है। आफ्टर दैट आप लोगों को बतानी होती है डॉक्यूमेंटेशन लिमिटिंग ऑडिटिंग प्रोसीजर एंड कंट्रोल आर गुड। जब एक अच्छा कंट्रोल होता है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नेचर देखनी पड़ती है, किस किस्म की नेचर है उसकी, कितनी जल्दी वो काम करते हैं। इसी तरह से जब बैड होता है तो उसकी भी यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले नेचर को एनालिसिस करना पड़ता है। नेचर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली उसके जो कंट्रोल सिस्टम है अगर अच्छा है तो किस नेचर का है वो, मतलब उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, या फिर उसका जो उनका कल्चर है उसको बहुत अच्छे से वो फॉलो करते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें डिटेल से देखनी पड़ती है। हमें नेचर को स्टडी करना पड़ता है। दोनों के अंदर हमें अगर हमें लिखना पड़ेगा, जब हम लिखेंगे, जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिटेल में लिख रहे होते हैं तो हमें दोनों की, अगर वो गुड कंट्रोल सिस्टम है तो उसकी नेचर बतानी है कि वो किस तरह का गुड नेचर उसकी बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह के नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम कंपैरिजन के साथ चलें तो वीकनेस के अंदर भी हमें नेचर बतानी पड़ेगी। उसके बाद हमें कंप्लीटलीनेस, हमें एक कंप्लीट चीज़ बतानी पड़ेगी कि अगर वो कंट्रोल सिस्टम गुड है तो कम्प्लीटली
वो चीज़ें पूरी करते हैं। हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि उनका जितनी भी अकाउंट्स बुक हमने देखी है, जितनी भी एंट्रीज हमने देखी है, जो भी चीज़ हमने इवेल्युएट की है वो कंप्लीट थी, वो अच्छे से थी। उनकी अकरेंस का मतलब है कि हर चीज़ वहाँ मौजूद है, हर चीज़ हमें आसानी से मिल गई है, और जिससे भी हम कोई क्वेश्चन की यूज करते हैं तो बहुत जल्दी से और एक्यूरेटली आंसर करता है। एक्यूरेसी हमने बुक्स को चेक किया है, अकाउंटेंट की बुक को चेक किया, हमने डिफरेंट जो बुक कीपर्स हैं उनकी बुक को इवेल्युएट किया, उनकी एंट्रीज को देखा है, जिससे हमें ये अंदाजा हुआ है कि इनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर है, गुड है, अच्छा है, इस चीज़ को हमें हेल्प करेगा। सो टाइमिंग, इसके बाद टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये अपने जो टाइम डिसाइड करते हैं, जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, जो भी चीज़ ये काम करने जा रहे होते हैं उसके लिए कितनी जल्दी के उसको टाइमली करते हैं, फिर उसको सॉल्व जो है उसको वो आपको टाइम बताएगा। बेसिकली वो आपको टाइमिंग बताएगा कि मतलब ये कितनी जल्दी काम कर लेते हैं या कितना इफेक्टिवली काम करते हैं प्रॉपर टाइम के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपको बताएंगे कि इसका कंट्रोल सिस्टम गुड है या नहीं, और इसके ऊपर आपको लिखना होता है और आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है। इस तरह से अगर वीकर है, अगर तो कंट्रोल सिस्टम जो है क्लाइंट्स का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीकर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो है नेचर जो है बतानी पड़ती है कि अगर वीकर है तो किस टाइप की नेचर का वीकर है, किस तरह का वीकर है, कौन से राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है इनके ऊपर पेंडिंग पे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, किस किस तरह की क्लासिफिकेशन इनकी है, एग्जिस्टेंस इनकी किस तरह की है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक्सटेंट कहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ तक की इसकी जो वीकर साइड है उसको, इसका स्कोप कहाँ तक है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वीकर जो है वो शो कर रहा है, टाइमिंग से अपने काम पूरा सही से करते हैं नहीं करते हैं, ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो लास्ट स्लाइड है बेसिकली हमारी, सेकंड लास्ट है, इसमें टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसीजर। अब इसमें वो बता रहा है सेटिंग अ टाइमलाइन फॉर द क्लाइंट। अब क्लाइंट के लिए एक टाइमलाइन सेट करनी होती है, द अमाउंट ऑफ टाइम यू एंटिसिपेट दैट द प्रोसीजर टू टेक। आपको जितना भी प्रोसीजर होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए, आप 2 मंथ लेते हो, 1 मंथ लेते हो, आपको वो टाइम पीरियड बताना होता है बेसिकली क्लाइंट को, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीड करना होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मुझे इसको इवेलुएट करने में, चेक करने में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो कंपनी का है बहुत बड़ा है और इसके लिए मुझे लिमिटेड ये टाइम जो है इसके लिए चाहिए होगा। सो इसके अलावा व्हाट ऑडिट कैलेंडर्स वर्क फॉर बोथ यू एंड द क्लाइंट। अब डिपेंड करता है कि सम टाइम होता है कि ऑडिट वालों को उस टाइम में बुलाया जाता है जबकि काम जो है वर्कर्स ना कर रहे हों, जबकि काम वर्कर्स फ्री हों, क्योंकि आपने जाके वर्कर्स से क्वेश्चंस करने होते हैं, मैनेजमेंट से बातें करनी होती हैं, मैनेजमेंट से क्यूरीज करनी होती हैं, कंप्लेंट्स लेने होते हैं। सो इसके लिए आप उनके काम में मुदाखलत नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कि आप किसी ऐसे टाइम पे जाएं कि जब उनका काम ना हो रहा हो, जब वो काम ना कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसे टाइम में लानी पड़ेगी आपको जिसके अंदर हम ऐसे और से जाके उनसे क्वेश्चन क्यूरीज करें जिसमें वो काम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर वो काम में इन्वॉल्व है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो इससे आपका काम भी इफेक्ट हो सकता है और वो उनका काम भी जो वो कर रहे हैं वो भी इफेक्ट हो सकता है। सो सबसे पहले एक टाइमलाइन प्रोसीड करें, टाइमलाइन देखेंगे, टाइमलाइन की कौन सी टाइमलाइन सूटेबल है, और उसके बाद दोनों के काम के अंदर कैसा कैलेंडर होना चाहिए, ऐसी टाइमलाइन होनी चाहिए जो कि दोनों के काम को मुदाखलत ना करे। कंडक्टिंग इंटरम वर्सेस ईयर नीडेड ऑडिट। यहाँ पे दो, मैंने आपको शायद पहले भी 2 दफा बताया कि 3 तरह के ऑडिट्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे उन्होंने 2 पूछे हैं तो मैं 2 एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंटरम ऑडिट होता है जो कि हर 6 मंथ के बाद, हर साल के बाद, हर 3 मंथ के बाद, क्वार्टरली, ये अपनी मर्जी से करवाया जाता है। ये आप अपनी मर्जी से 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल का ये करवाते हो। जबकि कॉन्टिन्यूस ईयर नीड ऑडिट का मतलब होता है कि हर साल होता है। तो यहाँ पे वो 2 किस्म के ऑडिट की बात कर रहे हैं। एक होता है कि हाँ 3 मंथ में बहुत घपले हुए हैं, बहुत मिस्टेक्स हुई हैं और हमें 3 मंथ में बहुत लॉस हुआ है, तो मैं चाहता हूँ, अब जो सीईओ है वो कहता है कि मैं मैनेजमेंट से खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 3 मंथ का ऑडिट होना चाहिए कि 3 मंथ से पहले बहुत अच्छे जा रहे थे हम, इसमें क्या मसला आया कि हमें इन 3 मंथ से बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। तो वो नॉर्मल तो ऑडिट नहीं करवाती कंपनी, तो वो अपना एक इंटरम ऑडिट करवाती है। इंटरम ऑडिट एक स्पेसिफिक ऑडिट होता है जो कि उस 3 मंथ का या 6 मंथ का
पर्टिकुलर टाइम डेट का जो है वो ऑडिट करवाया जाता है। इसके बाद ईयर ऑडिट क्या होता है? ईयर ऑडिट का मतलब होता है कि वो पूरे साल चलता है। एक ऐसा ऑडिट जो हर साल किया जाता है उसको हम ईयर ऑडिट कहते हैं। तो ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो किस लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वो करवाना क्या चाह रहा है, कि वो साल का वो हर साल इसलिए ऑडिट करवाते हैं ताकि वो हर साल अपने शेयर होल्डर्स जो हैं उनको दिखा सकें कि हमारी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। इसके अलावा जो बाय इन्वेस्टर होते हैं उनको दिखा सके कि हमने ऑडिट करवाया है, तो हमें अगर पैसे चाहिए तो आप पैसे हमें प्रोवाइड करें। तो इस तरह की चीज़ें शो करने के लिए आप हर साल करवाते हैं, जबकि इंटरम के लिए आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को चेक करने के लिए आप इंटरम ऑडिट करवाते हैं। सो टाइमिंग ऑफ क्लाइंट्स कंट्रोल प्रोसीजर। अब लास्ट क्या है? कंडक्टिंग इंटरम वर्सेस, अब मैंने आपको बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इंटरम क्या होता है और ईयरली ऑडिट क्या होता है। एक्सप्लेनिंग इंटरम टेस्ट एंड प्रोसीजर, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। अब आपने बेसिकली करना क्या होता है? आपने इंटरम क्यों करवाया जाता है? आप अपनी, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सीईओ है उसने इवेल्युएट किया है, उसने चेक किया है कि लास्ट 3 मंथ के अंदर जो मुझे नुकसान हुआ है, मुझे पूरे 5 साल ऐसा नुकसान नहीं हुआ, तो इसमें क्या मसला है, ऐसी क्या मेरी यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज की है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। तो इन 3 मंथ की वैल्यूएशन के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, उसको इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, इफेक्टिव काम करने के लिए, गलती निकालने के लिए वो इंटरम ऑडिट की तरफ जाता है। तो इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो कि इंटरम ऑडिट आपको बता देती है। इंक्रीज योर अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल एफिशिएंसी। आप टाइमली इंटरम ऑडिट करवा के जो भी डेफिशिएंसी होती है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हो, जो भी आपकी कंपनी के अंदर जो चीज़ें प्रॉब्लम चल रही होती है, आप उसको उस एफिशिएंसी को निकालते हो। उस एफिशिएंसी को निकालने के बाद आप उसके ऊपर काम करते हो और नेक्स्ट टाइम आपको वो जो 3 मंथ का लॉस हुआ है वो नहीं फेस करना पड़ता। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए, इन चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए हम इंटरम ऑडिट करते हैं। गिव योर मोर टाइम टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट हैज प्रॉब्लम। सो इंटरम ऑडिट आपको बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स को रेज करता है, प्रॉब्लम को दिखाता है, बताता है क्लाइंट को कि ये बेसिकली आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो इन स्पेसिफिक टाइम के अंदर। सो इंटरम ऑडिट बेसिकली मैंने बता दिया कि स्पेशल फीचर होता है ऑडिट का कि 3 मंथ या 6 मंथ का एक स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो नुकसान हुआ होता है, जो इनएफिशिएंट वर्क हुआ होता है, उसके ऊपर काम किया जाता है और उसके गेंस जो है ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है? ईयर एंड के अंदर पूरा साल का ऑडिट होता है, जो कि नॉर्मली जो है किसी चीज़ को एवेलुएट करने के लिए नहीं, बेसिकली अपनी जो अपनी साख होती है, गुडविल होती है, उसको शो करने के लिए इन्वेस्टर्स के सामने और शेयर होल्डर्स के सामने कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, और ये चीज़ें के लिए हर साल ऑडिट करवाया जाता है। सो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं सिर्फ पहले वाली स्लाइड जो है, जो हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो बताऊंगा आपको, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल, हमने इस चैप्टर के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, जो कि क्लाइंट का होता है। क्लाइंट की कंपनी की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपका जो ऑडिट वर्क है वो कितना आसान होने वाला है और कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही आपको काम करने में आसानी होगी, उतना ही आप स्मूथली काम को डन कर पाओगे। अब आपको उसके बाद देखना होता है, जब आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हो, समझ जाते हो, तो आपको देखना है कि अब मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ऑडिट करना है या नहीं करना, इसके ऊपर आपको डिसाइड करना होता है। ये हमने डिटेल से देख लिया। उसके बाद हमने फिगरिंग आउट करना होता है कि ये आया कि कितना स्ट्रांग है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कितना वीक है, इस चीज़ को एनालाइज करना होता है। उसके बाद डिजाइनिंग ऑडिट रिकॉर्ड स्ट्रांग और वीक कंट्रोल। उसके बाद हमें एक सैंपल क्रिएट करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि स्ट्रांग है, जिस तरह का भी है। अगर वो वीक है तो हमें उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, अगर वो स्ट्रांग है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, उसको क्लियर करना है। टाइम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, इसमें हम बताते हैं कि हम कौन से ऑडिट की तरफ जा रहे हैं और क्लाइंट हमसे कौन सा ऑडिट रिक्वायर कर रहा है। वो हमारे पास इंटरम ऑडिट है या फिर हमारे पास ईयर एंडेड ऑडिट है, जो कि हर साल होता है, और इंटरम स्पेसिफिक जो है टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 मंथ 6 मंथ के लिए। होप्स हो कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप आस्क कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।